अब आगे इंडिया से बहुत दूर न्यूयॉर्क एक बड़ी थी सी बिल्डिंग जो बहुत दूर से नजर आती थी, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में MS इंडस्ट्रीज लिखा था। उसी के टॉप फ्लोर के एक उस बिल्डिंग के सबसे बेडिड और खूबसूरत कैबिन में एक बड़ी सी चेयर पर एक लड्डा की बैठी थी, जिसने व्हाइट कलर का एक बड़ा खूबसूरत सा बिजनेस सूट पहन रखा था, जो दिखने में ही लाखों का लग रहा था। उसके बालों का एक पैर क्यों था, आंखों का की थी, खूबसूरत सा बन बना हुआ था। उस लद्दाहकी की आंखें सिल्वर कलर की थीं और वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, और वो आंखें उसके सामने रखे एक लैपटॉप पर थीं और उसके हाथ बड़े तेजी से एक कीबोर्ड पर चल रहे थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी उस कैबिन के बाहर नोक हुआ। यह सुनकर उस लद्दाहकी ने बिना अपनी नजर उठाए वही डेस्क पर रखा एक बटन प्रेस कर दिया। उसके वो बटन प्रेस करते ही कैबिन का डोर अपने आप खुल गया और एक व्हाइट यूनिफॉर्म पहने नौजवान अंदर आया और चुपचाप उस लद्दाहकी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस लद्दाहकी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब उसका काम हो गया तो उस लद्दाहकी ने अपनी वॉच में देखते हुए कहा, युवराज, सब रेडी है। युवराज ने एक फाइल उस लद्दाहकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यस बॉस, सब रेडी है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग रूम में। उस लद्दाहकी ने बस अपना सर हिला दिया और एक युवराज की दी हुई फाइल रीड करके उसे वापस दे दी और वो अपनी चेयर पर से खड़ी हुई। उसने चेयर पर लटका अपना व्हाइट लॉन्ग कोट पहन लिया। युवराज ने कैबिन का दरवाजा खोला और वो लद्दाहकी बाहर निकल गई। युवराज और वो लद्दाहकी एक लिफ्ट के पास आए। युवराज ने लिफ्ट का बटन दबाया और नीचे वाले फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। तभी उसका फोन बजा। यह सुनकर उस लड़की ने उसे अपनी सख्त आंखों से देखा तो युवराज ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बॉस, एक जरूरी कॉल है। लो इतना कहकर उसने कॉल उठाकर कान पर लगाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, ओए युवी के बच्चे, महिका का मूड कैसा है? यह सुनकर युवराज ने एक नजर महिका का चेहरा देखा, जो फिलहाल थोड़ा गुस्से में था। यह देखकर युवराज ने एक गहरी सांस ली और धीरे से फोन पर कहा, हमेशा की तरह। यह सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, फिर से नहीं, उसने मुझे कंपनी आने के लिए कहा है। मुझे नहीं आना, मैं कई दिनों से हॉस्पिटल में हूं, मैं थक गई हूं। अब जाकर फ्री हुई हो, लेकिन मेरी जिंदगी में आराम नहीं है, मुझे नहीं आना। युवराज ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी उस लड़की ने कॉल काट दिया। यह देखकर युवराज अपना नामे सर हिलाते हुए बोला, ये ताही बिना बमपुश का जो वो सूंडे का दस सरत्या। जी हां, सिल्वर कलर आंखों वाली लड़की मैं थी, यानी कि महिका सिंह, और युवराज से फोन पर बात करने वाली लड़की ताहिरी थी। एक मिनट उनकी बातों से किसी इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करना तो नहीं लग रहा था। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की बुराई कर रहे हो। एक बिजनेस वुमन ने चिढ़ते हुए कहा, जिसकी उम्र करीब 30 के करीब होगी, आखिर ये हो रहा है, हम लोग यहां 1 घंटे से बैठे थे और अभी तक नहीं आई है, ये क्या कोई बात होती है? उसकी बात सुनकर कुछ उसकी बात पर सहमति जता रहे थे और कुछ एकदम चुप थे, जो बस उन सब की बात सुन रहे थे। एक बिजनेसमैन ने कहा, जो एक अधेड़ उम्र के आदमी थे, सबको अपने टाइम का पाबंद होना चाहिए, सबको टाइम की कदर होनी चाहिए, लेकिन शायद इसको कोई टाइम की कदर नहीं है। उसकी बात सुनकर कुछ ने अपना सर हिलाया तो कुछ चाहकर भी अपना सर नहीं हिला सकते थे। एक ने कहा, प्लीज सब शांत हो जाइए, मैं अभी आती ही होगी। उसकी यह बात सुनकर एक ने कहा, तो क्या आने दो, अच्छी बात है, वो ये सब जाने, आखिर उसकी वजह से कितनों का टाइम वेस्ट होता है। तभी उस केबिन का दरवाजा खुला और महिका अंदर आई। सब महिका को देखकर फौरन खड़े हो गए और कुछ तो उसकी खूबसूरती को लेकर उसे घूरने लगे। महिका ने एक नजर उन सब पर डाली। तभी युवराज ने महिका को बैठने का इशारा किया। महिका बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप सामने लगी, एक बड़ी सी चेयर पर बैठ गई और उसने बिना देरी किए युवराज को मीटिंग शुरू करने का इशारा किया। वही जो महिका के आने से पहले कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, वो सब अब बिल्कुल चुप हो गए थे। 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो चुकी थी। महिका ने लास्ट में बस इतना कहा,
सब टाइम पर हो जाना चाहिए। बीशी। इतना कहकर उसने एक नजर उस शख्स को देखना जिसने उसके आने से पहले यह कहा था कि उसकी वजह से उन सब का टाइम वेस्ट हो रहा है। महिका के ऐसे देखने भर से ही वो अंदर तक कांप गया। महिका ने फिर युवराज को देखा। युवराज महिका के ऐसे देखने का मतलब समझ गया था। युवराज परेशान हो गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने बस इतना कहा, हो जाएगा बॉस। यह सुनकर महिका तुरंत उस मीटिंग रूम से निकल गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने व्हाइट कोट की पॉकेट में डाल रखे थे और उसकी हील की टक टक आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। और कमाल की बात थी कि उस वक्त वहां कोई नहीं था या वहां से सबको जानबूझकर हटा दिया था, क्योंकि महिका सिंह को अपने आसपास ज्यादा लोग नहीं पसंद थे। वो वापस अपने केबिन में जा रही थी कि वो कुछ सोचकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर आकर रुकी। वो वहां से बाहर निकली। वहां कई सारे केबिन बने हुए थे जिनके अंदर कुछ लोग बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे और उन सबको महिका लिफ्ट से निकलती दिखाई दे गई थी। एक केबिन में मौजूद एक शख्स ने जैसे ही महिका को देखा वो हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ाहट में फोन उठाया और सबको खबर दे दी, प्रेसिडेंट आ रही है। फिर वो जल्दी से बाहर भागा और चुपचाप महिका के पीछे चलने लगा। सब अपने अपने केबिन में खड़े हो गए थे। महिका तो बस यहां वहां देखते हुए चुपचाप चल रही थी। तभी वो वहां पहुंची जहां कई सारे एम्प्लॉय अपनी अपनी डेस्क पर बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे और कुछ बात भी कर रहे थे। ये देखकर उसके कदम वहीं रुक गए और उसके पीछे चल रहा मैनेजर भी रुक गया। वो डरते हुए अपने मन में बोला, इन्हें क्या यही अभी ही बात करनी थी? अब सब गए काम से, सबसे ज्यादा तो मैं गया काम से। लगता है आज मेरी नौकरी गई। इतना कहकर वो खांसने जा रहा था ताकि सब अलर्ट हो जाए। तभी उसकी नजर महिका की घूरती नजरों से जा मिली। ये देखकर उसकी खांसी उसके गले में ही रह गई। अब आगे उस एम्प्लॉय की बात सुनकर दूसरे एम्प्लॉय ने हंसते हुए कहा, फिर तो मैं भी प्रेसिडेंट का सबसे अच्छा दोस्त हूं और मैं रोज डिनर उन्हीं के साथ करता हूं। इतना कहकर वो दूसरे एम्प्लॉय को ताली देते हुए हंसने लगा। महिका अपना नामे सर हिलाकर जाने लगी कि तभी उस एम्प्लॉय ने मायूसी से कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं उनसे इंडिया में मिला था। वो हमारी बिल्कुल आंखों के सामने थी और उन्होंने हमसे बात भी की थी, लेकिन उसकी बात का किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको यही लग रहा था कि वो उन सब के साथ मजाक कर रहा है। वही उसकी बात सुनकर महिका एकटक उसे घूरने लगी थी। आखिर वो उससे कब मिली जो उसे ही नहीं पता। तभी वहां युवराज भागते हुए आया और महिका से कहा, बॉस आप यहां। युवराज की बात सुनकर अब सबका ध्यान महिका की तरफ गया। एस पिज को वहां देखकर सबकी कई रातों की नींद उड़ गई और जो बातें कर रहे थे उन्हें अपनी जुबान पर गुस्सा आने लगा। सब एकदम सीधे खड़े हो गए थे। महिका ने एक नजर उन सबको देखते हुए कहा, सैलरी कट। इतना कहकर उसने एक नजर उसी एम्प्लॉय को देखा जो कह रहा था कि वो उससे पहले मिल चुका था। यह तो नामुमकिन था। फिर वो वहां से अपने केबिन की तरफ चली गई। यह देखकर युवराज ने एक नजर उन सबको देखा जो सैलरी कट जाने पर उसे ही आस भरी नजरों से देख रहे थे। यह देखकर युवराज ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम सबकी गलती थी। इतना कहकर वो भी महिका के पीछे चला गया। कुछ देर बाद उसी कंपनी के बाहर एक लंबी सी कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की भागते हुए निकली और सीधा अंदर की तरफ भागने लगी। उसे अंदर जाने से किसी ने भी नहीं रोका। उस लड़की ने डॉक्टर का व्हाइट कोट पहन रखा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो सीधा हॉस्पिटल से एक सर्जरी करके आ रही है, क्योंकि उसके बाल हर जगह बिखरे हुए थे। हड़बड़ी में उसने अपने बालों का एक मेसी बन बना लिया था जो उसे और खूबसूरत बना रहा था और उसकी ब्लैक कलर की आंखें इस समय घबराई हुई नजर आ रही थीं। तभी उसे एक जगह एक शख्स नजर आया, लेकिन वो भागते भागते आगे निकल गई थी। उसे देखकर वो जल्दी से उल्टे पैर घूमी और उस शख्स के पीछे जाकर उसके कंधे पर मारकर हांफते हुए कहा, हे विभू के बच्चे। उस लड़की के सामने वैभव सिंह था। वैभव ने हमेशा की तरह अपना ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। उसने पीछे मुड़कर ताहिरी को देखते हुए कहा, बाडुम्मू शेटेरे है, तुम इतनी लेट क्यों आई? ताहिरी ने हैरानी से कहा, लेट? तुम जानते हो ना, मैं थक हार कर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए बैठी थी, लेकिन उस हिटलर से यह देखा नहीं गया और मुझे यहां बुला लिया।
यह सुनकर वैभव ने कुछ सोचा। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने सामने रखी हुई टेबल्स पर फाइल को देखा जो उसे महिका के पास साइन करवाने के लिए लेकर जानी थी। उसने ताहिरी को देखते हुए कहा, मतलब तुम अब सीधा बॉस के केबिन में जाओगी? ताहिरी ने पहले अपनी पलकें झपकाई, फिर अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, जाना तो पड़ेगा, चाहे मैं ना चाहूं। तब भी आखिर हिटलर का ऑर्डर है, मना कैसे कर सकती हूं? वैभव ने जल्दी से वो सब फाइल्स ताहिरी के हाथों में रखते हुए कहा, इन पर बॉस के साइन करवा लेना। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से जाने लगा। वही कुछ पल तक तो ताहिरी को समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम खुद जाकर करवाओ ना, मुझे क्यों दे रहे हो? वैभव ने भी चिल्लाते हुए कहा, इस वक्त बॉस बहुत गुस्से में है। वो इतना कहकर वो वहां से गायब हो गया। वही ये सुनकर ताहिरी की सीटी पीटी गुल हो गई। उसने घबराते हुए आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, जबकि वहां की ब्रांच के सीईओ अभी तो वही थे जो वैभव से बात कर रहे थे, और वो भी वैभव की बात सुनकर तुरंत गायब हो चुके थे। ताहिरी का चेहरा रोने वाला हो गया। उसने आसपास देखा, कुछ एम्प्लॉय भी थे, वो भी गायब हो गए थे। उस जगह अब बस सिर्फ सन्नाटा पसर गया था। ताहिरी ने उन फाइल्स को देखते हुए रुआसी आवाज में कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वैभव के बच्चे मुझे फंसा दिया। कोई नहीं है, मुझे नहीं जाना उस हिटलर के पास। बाती की होता दिखाता है। इतना कहकर वो किसी को ढूंढने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि बेके गए। एस के केबिन में सिर्फ 3-4 लोग ही अंदर जा सकते थे और कोई भी नहीं। ताहिरी अपना चेहरा लटकाकर एक लिफ्ट में चली गई, जिसका यूज सिर्फ 4 लोग ही कर सकते थे। उसके अलावा उसमें कभी कोई दिखाई भी नहीं देता था। MS प्रेसिडेंट की पर्सनल लिफ्ट थी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे ताहिरी के दिल की धड़कनें नीचे जा रही थी। कुछ देर बाद वो उसके केबिन के बाहर पहुंच चुकी थी और उसे वहां 2 गार्ड नजर आए, जो महिका के 5 पर्सनल गार्ड में से 2 थे, जो महिका के केबिन के बाहर खड़े थे और उनकी हाथ में गन थी। ताहिरी ने उन्हें आस भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या ये फाइल अंदर पहुंचा दोगे?